कहते हैं कि कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका हर सदस्य उसमें पूरी तरह शामिल ना हो। इसी सोच के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं जो द हिंदू में छपा है। इसका शीर्षक है द बिजनेस केस फॉर ऑथेंटिक LGBTQIA+ इंक्लूजन। देखिए, आमतौर पर जब हम LGBTQI+ समुदाय के अधिकारों की बात करते हैं तो ये एक सामाजिक न्याय या नैतिकता का मुद्दा लगता है। लेकिन आज की हमारी बातचीत इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाएगी कि ये एक बहुत बड़ा आर्थिक मामला भी है। और हाँ, हम इसे UPSC की नज़र से भी देखेंगे कि कैसे ये विषय GS पेपर 1 से लेकर 4 तक फैला हुआ है। तो चलिए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है अमेरिका के एक हालिया कोर्ट केस से। सुप्रीम कोर्ट ने किम डेविस मामले में समलैंगिक विवाह पर अपना पुराना फैसला बदलने से मना कर दिया। अब कानूनी तौर पर ये एक स्थिर स्थिति दिखाता है, लेकिन लेख का तर्क कुछ और है। लेख कहता है कि असली लड़ाई और असली बदलाव अब अदालतों में नहीं बल्कि कंपनियों के बोर्डरूम में हो रहा है। ये एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। मतलब कानून अपनी रफ्तार से चलेगा, लेकिन बाजार और अर्थव्यवस्था, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। वे आगे बढ़ चुके हैं। LGBTQIA+ समुदाय अब कोई हाशिए पर मौजूद छोटा समूह नहीं है जिसे अनदेखा किया जा सके। ये एक वैश्विक आर्थिक शक्ति है। एक अनुमान के मुताबिक इस समुदाय की सालाना खर्च करने की क्षमता यानी ग्लोबल परचेजिंग पावर लगभग $3.9 ट्रिलियन है। एक मिनट, क्या कहा आपने? $3.9 ट्रिलियन? जी, $3.9 ट्रिलियन। ये तो भारत की पूरी GDP से भी ज्यादा है। मतलब हम किसी छोटे मोटे समूह की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो खुद में एक आर्थिक महाशक्ति है। ये अविश्वसनीय है। बिल्कुल, और यही आंकड़ा कंपनियों को एक साफ संदेश दे रहा है। जो भी बिजनेस इस बाजार को सही तरीके से, मतलब ईमानदारी से नहीं समझेगा, वो इस दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएगा। ये अब कोई विकल्प नहीं है, ये एक जरूरत बन चुका है। तो ये तो हुई वैश्विक तस्वीर, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो अवसर से ज्यादा नुकसान के बारे में है, यानी बहिष्कार की कीमत। लेख में विश्व बैंक की एक रिसर्च का जिक्र है जो खास तौर पर भारत पर केंद्रित है, और ये बताती है कि भारत में होमोफोबिया और LGBTQIA+ समुदाय को समाज और अर्थव्यवस्था से बाहर रखने की वजह से देश की GDP को हर साल 0.1% से 1.7% तक का नुकसान होता है। हाँ, और ये नुकसान हवा में नहीं हो रहा है, इसके ठोस कारण हैं। जब आप एक बड़े समूह को भेदभाव के कारण अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं या नौकरी के बराबर मौके नहीं देते, तो उनकी उत्पादकता कम होती है, वे बीमार पड़ते हैं और वे अर्थव्यवस्था में अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते। यही वही कीमत है जो देश चुका रहा है। लेकिन जहां नुकसान है वहीं एक बहुत बड़ा अवसर भी छिपा है, जिसे लेख में पिंक इकोनॉमी या इंद्रधनुषी बाजार यानी रेनबो मार्केट कहा गया है। भारत के संदर्भ में इसके आंकड़े क्या कहते हैं? भारत के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 135 मिलियन लोग LGBTQIA+ समुदाय से हैं। 135 मिलियन? जी, ये देश की आबादी का लगभग 10% है। और अगर हम इनकी खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर की बात करें तो यह लगभग $168 बिलियन है। $168 बिलियन? ये तो सोचने वाली बात है। जब हम GS पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास की बात करते हैं तो हम अक्सर ग्रामीण या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये आंकड़ा दिखाता है कि पहचान के आधार पर किया गया बहिष्कार भी देश के अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर डालता है। ये समावेशी विकास का एक बिल्कुल नया आयाम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये सिर्फ उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है। सोचिए, जब एक कंपनी ऐसा माहौल बनाती है जहां हर कोई अपनी पहचान की परवाह किए बिना सुरक्षित महसूस करता है तो क्या होता है? आप देश की सबसे अच्छी प्रतिभा को अपनी ओर खींचते हैं। लोग वहां काम करना चाहते हैं। एक ऐसा कर्मचारी जो अपनी पहचान छिपाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहा, वो ज्यादा रचनात्मक और उत्पादक होगा। इसलिए ये बहिष्कार सिर्फ बाजार का अवसर खोना नहीं है, ये देश की मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल की क्षमता को भी बर्बाद करना है। ये बात सैद्धांतिक रूप से तो सही लगती है, लेकिन क्या कंपनियां सच में मानव पूंजी जैसी बड़ी बातों
के बारे में सोचती हैं, या उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ $1668 बिलियन के बाजार पर है? क्या ये सब अंत में मुनाफे का ही खेल नहीं है? सवाल बहुत अच्छा है। और देखिए, शुरुआत में हो सकता है कि नज़र मुनाफे पर ही हो, लेकिन धीरे धीरे कंपनियों को समझ आ रहा है कि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप अच्छी प्रतिभा के बिना अच्छा उत्पाद नहीं बना सकते और अच्छे माहौल के बिना आप अच्छी प्रतिभा को रोक नहीं सकते। तो जो चीज़ मुनाफे के खेल के तौर पर शुरू होती है, वो धीरे धीरे कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि बिजनेस के लिए यही सही है। ठीक है, तो कंपनियां इस बाजार को देख रही हैं और इस अवसर को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। हम सब ने देखा है, जून का महीना आते ही प्राइड मंथ के नाम पर सोशल मीडिया और बाजार इंद्रधनुषी रंगों से भर जाते हैं। कंपनियां अपने लोगो बदल देती हैं, खास कैंपेन चलाती हैं, लेकिन यही कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। लेख में आइप्सॉस के 2025 की एक रिपोर्ट का जिक्र है, जो एक बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखाती है। हाँ, और ये तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच दुनिया भर में उन कंपनियों के लिए ग्राहकों का समर्थन जो LGBTQI+ समानता की बात करती हैं, 49% से घटकर 41% हो गया। घट गया? जी, 8% की गिरावट। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसी दौरान ऐसी कंपनियों का विरोध करने वाले लोग 16% से बढ़ के 23% हो गए। ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मतलब कंपनियां जितनी ज्यादा कोशिश कर रही हैं, लोग उतने ही ज्यादा नाराज हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या समाज पीछे जा रहा है, या फिर इन अभियानों का कोई असर ही नहीं हो रहा? पहली नजर में ऐसा ही लगता है। कोई भी सोचेगा कि शायद लोगों का LGBTQI+ अधिकारों के प्रति समर्थन कम हो रहा है, लेकिन लेख इसकी एक बहुत गहरी और दिलचस्प व्याख्या करता है। यह समर्थन का कम होना नहीं है, बल्कि ग्राहकों का ज्यादा समझदार हो जाना है। ज्यादा समझदार? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ग्राहक, खासकर युवा पीढ़ी, अब कंपनियों के दिखावे को पकड़ने लगी है। बात अब सिर्फ दिवाली पर घर की सफाई करने जैसी नहीं रह गई है। आज का ग्राहक ये देख रहा है कि क्या आप साल भर अपना घर साफ रखते हैं। वे कंपनियों से कह रहे हैं, हमें आपका जून का इंद्रधनुषी मुखौटा नहीं, बल्कि साल के 365 दिन चलने वाली आपकी रीढ़ की हड्डी देखनी है। इसी को परफॉर्मेटिव अलायंसशिप या दिखावटी सहयोग से आगे जाने की मांग कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का जागरूक उपभोक्तावाद है। लोग अब सिर्फ उत्पाद नहीं खरीद रहे हैं, वे ब्रांड के मूल्यों को भी खरीद रहे हैं। और अगर उन्हें लगता है कि कोई ब्रांड सिर्फ लाभ के लिए एक सामाजिक मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है, बिना किसी असली प्रतिबद्धता के, तो वे उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये 8% की गिरावट असल में कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये वोक वॉशिंग के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, ये इस बात का संकेत है कि सतही कोशिशों का जमाना अब खत्म हो रहा है। ग्राहक अब सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, आपने जून में अपना लोगो बदल दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन बाकी के 11 महीने आप क्या करते हैं? आपकी कंपनी के अंदर की नीतियां क्या हैं? क्या आप अपने LGBTQI+ कर्मचारियों को बराबरी के मौके और फायदे देते हैं? क्या आप उन कानूनों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं जो इस समुदाय को नुकसान पहुंचाते हैं? जब इन मुश्किल सवालों का जवाब हाँ में नहीं मिलता, तो वो समर्थन जो पहले था वो कम हो जाता है। ये तो GS पेपर 4 यानी एथिक्स के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। इरादे और कार्रवाई के बीच का अंतर, या इस मामले में दिखाए गए इरादे और असल कार्रवाई के बीच की खाई। तो अगर सिर्फ लोगो बदलना एक तरह का धोखा है, तो फिर असली चीज क्या है? एक कंपनी कैसे दिखाए कि वो सच में परवाह करती है, सिर्फ दिखावा नहीं कर रही? और वो 3 स्तंभ क्या हैं? पहला है विज्ञापन और उत्पाद विकास में सही प्रतिनिधित्व, मतलब रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने विज्ञापन में एक समलैंगिक जोड़े को दिखा दिया। इसका मतलब है कि आप उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में ही समुदाय के लोगों को शामिल करें, ताकि उनकी ज़रूरतें और अनुभव आपके प्रोडक्ट में झलकें। ठीक है, ये समझ आता है। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है कॉर्पोरेट स्तर पर वकालत, एडवोकेसी। यानी जब समाज में समुदाय के अधिकारों पर हमला हो, तो आप चुप न रहें, आप सार्वजनिक रूप से उनके साथ खड़े हों। ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां राजनीतिक विवादों से बचना चाहती हैं, लेकिन असली सहयोगी वही है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे, खासकर तब जब कानून या सरकार आपके पक्ष में न हो। और तीसरा स्तंभ, जो शायद सबसे अहम है, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है समावेश को मार्केटिंग से निकालकर कंपनी की नीतियों, मतलब पॉलिसीज का हिस्सा बनाना। इसका मतलब है कि जो आप बाहर दुनिया को दिखा रहे हैं, वही आपकी कंपनी के अंदर भी सच होना चाहिए। इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं। अपने कर्मचारियों के लिए ट्रांस समावेशी स्वास्थ्य सेवा
यानी ट्रांस इंक्लूसिव हेल्थ केयर देना, जिसमें जेंडर एफर्मेशन सर्जरी जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल हों। अच्छा, और इसके अलावा कंपनी के अंदर LGBTQIA+ कर्मचारियों के अपने समूह बने, जिन्हें हम एम्प्लॉयर रिसोर्स ग्रुप्स कहते हैं। ये एक तरह से उनका अपना सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जहां वे अपनी चुनौतियां साझा कर सकते हैं और कंपनी की नीतियों को बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, तब भी उनके हक में खड़े रहना जब ऐसा करना आसान ना हो। देखिए, एक तरफ वो कंपनियां हैं जो जून में अपना लोगो बदलती हैं और जुलाई में उन राजनेताओं को चंदा देती हैं जो LGBTQIA+ विरोधी कानून बनाते हैं। ग्राहक अब ये पाखंड पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ टाटा स्टील जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों के समलैंगिक पार्टनरों को स्वास्थ्य बीमा देना शुरू किया। ये जमीनी काम है। जब आपकी कथनी और करनी एक हो जाती है, तभी आप ग्राहकों का विश्वास जीतते हैं और विश्वास से ही वफादारी पैदा होती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? लेख का निष्कर्ष ये है कि किम डेविस जैसा मामला हमें ये तो याद दिलाता है कि प्रगति का विरोध हमेशा होता है, लेकिन समानता की ओर बढ़ता बाजार और समाज अब एक ऐसी सच्चाई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और व्यवसायों के लिए ये एक बड़ा सबक है कि समावेशन अब कोई चैरिटी या अच्छा काम करने का विकल्प नहीं रह गया है। ये उनके बिजनेस की रणनीति का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना वे बाजार में टिक ही नहीं सकते। इसे ही स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव कहते हैं। बिल्कुल। और अब अगर हम इसे UPSC के नजरिए से समेटें तो ये विषय सोने की खान जैसा है। ये कई पेपर्स में सीधे सीधे जुड़ता है। सबसे पहले GS पेपर 1 सोसाइटी में ये सामाजिक विविधता, शहरीकरण और हाशिए पर पड़े समुदायों के मुद्दों से जुड़ता है। आप बता सकते हैं कि कैसे सामाजिक सोच का सीधा असर आर्थिक नतीजों पर पड़ता है। और GS पेपर 2 सोशल जस्टिस में ये कमजोर वर्गों के कल्याण और मानवाधिकारों के संरक्षण के तहत आता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सरकार की भूमिका के साथ साथ निजी क्षेत्र की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है, जो गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सही कहा। फिर GS पेपर 3 इकोनॉमी में ये समावेशी विकास के दिल में है। उत्तर लिखते समय आप इन आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे एक बड़े वर्ग को बाहर रखने से GDP को 1.7% तक का नुकसान होता है, और उन्हें शामिल करने से न सिर्फ बाजार बड़ा होता है बल्कि मानव पूंजी का भी विकास होता है। बहिष्कार की आर्थिक लागत और 168 बिलियन के भारतीय इंद्रधनुषी बाजार का आंकड़ा आपके उत्तर को बहुत वजन देगा। और आखिर में GS पेपर 4 एथिक्स और एसे के लिए तो ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता बनाम लाभ और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर ये पूरी चर्चा एक नया दृष्टिकोण देती है। वास्तविक समावेश और दिखावटी सहयोग के बीच का अंतर ये समझाने के लिए काफी है कि नैतिकता सिर्फ इरादों में नहीं बल्कि कार्यों में निहित होती है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि बाजार की ताकतें कैसे सामाजिक बदलाव को गति दे सकती हैं। लेकिन साथ ही ये हमें इसकी सीमाओं के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है, जो शायद आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सचमुच एक बहुआयामी विषय है जो समाज, कानून और अर्थशास्त्र को एक साथ पिरोता है। ये दिखाता है कि कैसे 21वीं सदी में सामाजिक और आर्थिक मुद्दे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस बातचीत से आपको इस मुद्दे को एक नए आर्थिक नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। लेख में कॉरपोरेट और बाजार की भूमिका पर एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण पेश किया गया है कि कैसे बाजार समावेश को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन इस पर भी सोचिएगा कि जब बाजार समावेश को एक लाभदायक अवसर के रूप में देखने लगता है, तो क्या इससे सामाजिक न्याय का जो मूल नैतिक तर्क है वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ जाता? क्या मानवाधिकारों को बाजार की ताकतों पर निर्भर होना चाहिए, या ये एक ऐसा बुनियादी अधिकार है जो किसी भी लाभ हानि के समीकरण से परे होना चाहिए? इस पर विचार कीजिएगा।